अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये देखिए, इनकम स्टेटमेंट बनती क्यों, पहले तो ये समझ। इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है। अब इनकम स्टेटमेंट जो है वो दो कॉलम्स में बनती है, सही है। इस तरह से आपका हमेशा स्टार्ट होगा सेल्स से, ठीक है। सेल्स से स्टार्ट होगा और फिर आप क्या करोगे, इसमें से अगर कोई भी सेल्स रिटर्न हो रही है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसको समझते हैं कि भाई सेल्स रिटर्न हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट करने का मकसद ये है बिकॉज वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमसे प्रीवियसली गुड्स परचेज किए थे, लेकिन उन्होंने उनको इस्तेमाल नहीं किया और उन्होंने मुझे रिटर्न कर दिया, मुझे वापस दे दिए, तो मैंने उनके पैसे भी रिटर्न कर दिए। तो मैं इसको सेल्स में काउंट नहीं कर सकता। यानी कि वो गुड्स जिसको पहले मैंने सेल्स में रिकॉर्ड किया था लेकिन अब कस्टमर ने मुझे रिटर्न कर दिया है, अब कस्टमर ने मुझे वापस दे दिया है, तो इसलिए मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। एक तो ये एडजस्टमेंट होती है जिससे आपको सेल्स रिटर्न पता चल जाएगा। फिर आपका आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बेटा आपका चला जाता है ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इस तरह करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल जाएगा। और अगर कोई कैरेज इनवर्ड्स होता है तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जब वैल्यू आ जाएगी, ये सब करने के बाद ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, एड कैरेज इनवर्ड्स, तो आपको फाइनल वैल्यू पता चल जाएगी आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। जब आप नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक वैल्यू आपके पास आ जाती है जिसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंसेस, जीपी भी कह सकते हैं। यहाँ पे मेरा जीपी आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं क्या करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं सारे एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। एक्सपेंसेस, जब मैं सारे एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये मेरे बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स आ जाती है जो हमें डिस्कस करनी है। जिस तरह से होता है आपका बेड डेट। बेड डेट क्या है? बेड डेट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। ये भी मेरा एक एक्सपेंस की टाइप है। बेड डेट होता क्या है? ये वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने मुझे पैसे देने थे, जो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स थे, जिन्होंने मुझे पैसे रिटर्न करने थे, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने मुझे पैसे रिटर्न नहीं किए और मैं इनसे अब कोई उम्मीद नहीं लगा सकता कि ये मुझे पैसे देंगे। तो इसीलिए मैं इनको आउट कर देता हूँ। मैं ये कह देता हूँ यार मेरा नुकसान हो गया, ये पैसा मुझे वापस नहीं मिले। बेड डेट की एंट्री क्या होती है? बेड डेट की एंट्री होती है बेड डेट एक्सपेंस डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। क्यों? क्योंकि बेड डेट वो कस्टमर्स हो रहे हैं जिनसे मैंने पैसे रिसीव करने थे, वो कस्टमर्स हो रहे हैं मेरे बेड डेट। ठीक है जी, तो इसको भी मैं एक्सपेंस में इंक्लूड कर देता हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे बेड डेट डिस्कस कर रहे थे, बेड डेट हमें समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगली चीज, एक और एक्सपेंस होता है आपका जो कि होता है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब ये है कि यार पहले तो समझते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब ये है, ये कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका मैं एस्टिमेट कर रहा हूं, जिनके बारे में मैं सोच रहा हूं कि शायद ये मुझे पैसे रिटर्न नहीं करेंगे, ये पैसे मेरे लेके भाग जाएंगे, मुझे पैसे वापस नहीं करेंगे। तो अगर मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो रहा होता है तो मैं उसको एक्सपेंसेस में इंक्लूड करता हूं। अगर ये डिक्रीज हो रहा होता है, अगर डिक्रीज हो रहा हो तो मैं उसको अदर इनकम में डालता हूं जो मेरे ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होती है। ठीक है जी। अब ये किस तरह से कैलकुलेट होता है वो देख लेते हैं। भाई फर्स्ट कर लें, मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स थे 100,000 के, सही है। और मैंने कहा इसमें से बैड डेट हो रहे हैं। अब आप इसको समझना, इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसको समझो। बैड डेट हो रहे हैं मेरे 1000 के, सही है। और मैंने कहा जो मेरा पुराना ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, जो मुझे ऊपर ट्रायल बैलेंस में गिवन था, वो लेट्स सपोज वो था हमारा 950। और न्यू जो मैं मेंटेन करूंगा वो मैं करूंगा
5%। माजिया इसको कॉपी कर लेना बेटा, इसको कॉपी कर लेना। कर दिया। सही है, ये डेटा हमारे पास बना हुआ है, ये सारा डेटा हमें गिवन है। अब हम आगे चलते हैं, अब इसको लेके चलते हैं। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देख भाई। देखें, पहली चीज तो मैंने कहा मेरे नेट ट्रेड रिसीवेबल्स कितने होंगे। अब नेट ट्रेड रिसीवेबल मैं किस तरह से निकालूंगा, बड़ा आसान है। मैं बोल दूंगा यार 100,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स थे, जिसमें से 1,000 तो बैड डेट हो गया, यानी कि 1,000 तो ऐसे कस्टमर्स थे जिन्होंने मुझे पैसे रिटर्न करने थे, लेकिन वो नहीं करेंगे मुझे रिटर्न, एंड आई एम श्योर शॉट, मुझे कंफर्म है कि ये लोग मेरे पैसे लेके भाग जाएंगे, ये मुझे नहीं देंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर कर देते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो नेट ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल लेता हूं। मैंने नेट ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेने, वो कैसे निकलेंगे। मैंने कहा यार 1,00,000 के आपके ट्रेड रिसीवेबल्स थे, 100,000 के हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स थे, जिसमें से 1,000 के तो बैड डेट हो गए, यानी कि $1,000 के ऐसे रिसीवेबल्स थे, ऐसे कस्टमर्स थे जो पैसे लेके चले गए, जो अब पैसे मुझे वापस नहीं करेंगे। तो ये माजिया कितना बचा हमारे पास, 99,000। 99,000। ये मेरे अब ये कस्टमर्स हैं जिनसे मैंने पैसे रिसीव करने, ये मेरे नेट ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 99,000। अब मैं इसके ऊपर मैं नया प्रोविजन अप्लाई करूंगा 5% का, तो इसके ऊपर मैं 5% प्रोविजन लगा देता हूँ। जरा लगाएं और मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। 4,950। 4,950 ये मेरा न्यू प्रोविजन हो जाएगा, और ओल्ड प्रोविजन था हमारा 950। सही है, 950 मेरा ओल्ड था, न्यू मेरा 4,950। अब मैं कैलकुलेट करूंगा कि इंक्रीज इन प्रोविजन हो रहा है या डिक्रीज इन प्रोविजन हो रहा है। आपको क्या लगता है, इंक्रीज है या ये डिक्रीज है? इंक्रीज। इंक्रीज है। मुझे बताएं जरा कितने से इंक्रीज है। 4,000। 4,000 से हमारा इंक्रीज हो रहा है प्रोविजन। ये क्लियर है, ये समझ आ गया, ये इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं। ये आपको समझ आ गया, गुड। अब हम आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन पहले तो समझते हैं होती क्या। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन अ वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी कि जब एक एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, डिमिनिश होती है, कम होती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किस तरह से निकलती है ये हम समझ लेते हैं। दो तरीके होते हैं इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन निकालने का। एक होता है आपका SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है आपका RBM रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, आप डायरेक्टली कॉस्ट पे परसेंटेज अप्लाई कर रहे होते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप नेट बुक वैल्यू पे चार्ज कर रहे होंगे डेप्रिसिएशन। नेट बुक वैल्यू अब कैसे निकलती है, नेट बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू आ गई। अब इस नेट बुक वैल्यू पे जब मैं परसेंटेज अप्लाई कर दूंगा डेप्रिसिएशन का, तो मुझे पता चल जाएगी मेरी नेट सर आवाज नहीं आ रही। we were discussing depreciation, ठीक है। डेप्रिसिएशन में हमने क्या बात बोली, हमने कहा कि यार कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करते हैं, नेटवर्क वैल्यू मिल जाएगी। फिर नेटवर्क वैल्यू पे आप परसेंटेज अप्लाई कर देंगे तो आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट पता चल जाएगा। सही है। अब ये हम कब करते हैं, ये हम तब करते हैं जब एग्जामिनर हमें बोले, जब एग्जामिनर हमसे बोले डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करना, रिड्यूसिंग बैलेंस या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करना है, तब हम क्या करेंगे, हम ये वाला मेथड अप्लाई करें। लेकिन अगर एग्जामिनर ने फर्स्ट कर ले हमसे बोला कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड तो सबसे इजी है, उसमें कुछ भी नहीं करना। उसमें हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे परसेंटेज, तो हमें डेप्रिसिएशन का पता चल जाएगा।
या फिर एक फॉर्मूला भी होता है जो स्ट्रेट लाइन मेथड में आप इस्तेमाल कर सकते हो। कभी कभी एग्जामिनर आपको यूजफुल लाइफ दे देता है, कॉस्ट दे दिया और यूजफुल लाइफ दे दिया। अब आपने अप्रोप्रिएट मेथड लगा के आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। जैसे अभी लीज होल्ड बिल्डिंग वाला एक सवाल था जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, उसमें वो कह रहा था कि भाई कॉस्ट है उसकी 100,000 और वो यूज करेगा, एस्टिमेटेड लाइफ है उसकी 25 ईयर्स। उसको हम डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि पर ईयर डेप्रिसिएशन वो कितनी चार्ज कर रहा है। एक ये भी तरीका हो सकता है। और अगर सैल्वेज वैल्यू भी दी हुई हो तो वो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेट्स सपोज अभी नहीं गिवन, लेकिन अगर दी हुई हो तो वो भी हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक ये भी तरीका होता है। एक और तरीका है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी एग्जामिनर पता है क्या करते हैं, कभी कभी एग्जामिनर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में इस तरह का सवाल दे देता है। वो क्या करेगा, वो आपको ओपनिंग नेटबुक वैल्यू दे देगा। बेटा कभी कभी पता है एग्जामिनर क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल दे देते हैं। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आप क्या करेंगे, बड़ा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। वो आपको क्या करेगा, वो ओपनिंग उसने आपको दे दिया, लेट्स सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, उसने आपको दे दिया ओपनिंग नेटबुक वैल्यू। उसने कहा भाई ओपनिंग जो आपकी नेटबुक वैल्यू थी वो थी लेट्स सपोज 120,000 एसेट्स की। फिर उसने कहा बीच में आपने परचेजेस करी थी 10,000 की, और उसने कहा क्लोजिंग जो नेटबुक वैल्यू है वो आपकी है 108,000। अब उसने आपसे पूछ लिया कि आप बता दें कि कितनी डेप्रिसिएशन आपने इसके ऊपर चार्ज करी। तो अगर लॉजिकली सोचा जाए तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या बोल रहा है, वो कह रहे हैं भाई एक एसेट है जिसकी वैल्यू 1,20,000 थी, अब उसकी वैल्यू हो गई है 1,08,000। तो ये जो रिडक्शन इन वैल्यू है, ये जो डिक्रीज इन वैल्यू हुई है, उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन सिर्फ एक ही है, दैट इज डेप्रिसिएशन। अब इसमें ना मुझे उसने कोई परसेंटेज गिवन है, ना उसने मुझे कोई इसका अप्रोप्रिएट उसने मुझे बताया है कि किस तरह से आप मेथड बताया कि इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है, इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करना है, रीवैल्यूएशन मेथड से करना है, कुछ भी नहीं उसने बताया। ऐसे केस में मैं क्या करूँ, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। ओपनिंग नेटवर्क वैल्यू 120,000 प्लस परचेजेस 10,000 माइनस क्लोजिंग नेटवर्क वैल्यू। अगर मैं ये कर दूं तो मुझे समझ आ जाएगा, अगर मैं ये कर दूं तो मुझे ये समझ आ जाएगा कि यार ये कितने से रिडक्शन आई थी आपके वैल्यू में। क्योंकि भाई 1,20,000 था, फिर हमने 10,000 का, ये जो 10,000 का एसेट खरीदा इसके ऊपर भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी, ऐसी बात है ना, क्योंकि ये भी हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया। 1,20,000 का एसेट भी हमने परचेज कर लिया, तो यानी कि टोटल जो एसेट की वर्थ थी वो थी 1,30,000। लेकिन अब एसेट की जो वर्थ हो गई है एंड ऑफ द ईयर में, क्लोजिंग नेटवर्क वैल्यू जो है वो 1,08,000 है। तो 1,08,000 हुई, यानी कि आपने 22,000 से डेप्रिसिएशन चार्ज किए। जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करी है ड्यूरिंग द ईयर, वो कितनी चार्ज करी है, $22,000 की आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करी है अपने एसेट्स। समझ आई बात? बहुत रेयर एग्जांपल हमने ली है। क्या किया है भाई, उसने मुझे एक सिंपल लॉजिक मैंने लगाई, मैंने कहा यार उसने मुझे साल की जो शुरू की नेटबुक वैल्यू थी उसने मुझे वो बता दी आफ्टर एलिमिनेटिंग डेप्रिसिएशन। फिर उसने मुझे साल के एंड की भी नेटबुक वैल्यू बता दी। उसने कहा एट ईयर एंड आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो ये थी 108,000, 108,000। फिर उसने कहा कि यार आपने ड्यूरिंग द ईयर 10,000 की परचेजेस भी करी थी, तो आपने परचेजेस भी कर ली, तो 1,20,000 प्लस 10,000। अब वो जब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना क्लोजिंग, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो रिडक्शन इन वैल्यू आया है ये कितने से आया है। और ये जो रिडक्शन इन वैल्यू हो रहा होगा वो आपके डेप्रिसिएशन की वजह से हो रहा होगा। क्लियर है बात, समझ आई? जी। अब इसको इरेज कर देते हैं। एक तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली, ये हमें समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने डिस्कस करना है प्रीपेड और ओइंग का कॉन्सेप्ट। भाई प्रीपेड क्या होता है?
कभी कभी क्या होता है, हम एक्सपेंसेस को जो है ना प्रीपेड कर रहे होते। प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, यानी कि हमने एक्सपेंसेस जो हैं वो एडवांस में पे कर दिए। फर्स्ट कर लें मेरा साल एंड हो रहा है 3 महीने में और मैंने एक्सपेंसेस पे कर दिए 6 मंथ के। तो बेटा मुझे जरा बताएंगे आप कितने महीनों से मैं प्रीपेमेंट कर रहा हूँ, बता सकते हैं आप? क्या? मैं पूछ ये रहा हूँ कि भाई मेरे जो एक्सपेंसेस थे वो मैंने पे कर दिए 6 महीनों के, जी। लेकिन जो मेरा साल एंड हो रहा है, जो मेरा ईयर एंड हो रहा है, वो हो रहा है सिर्फ 3 महीनों बाद। 3 मंथ तो बाद मेरा ईयर एंड हो रहा है, मैं एक्सपेंसेस पे कर रहा हूँ 6 मंथ के लिए। अब तो आप आपने बताएं कि कितने महीनों का प्री पेमेंट कर रहा हूँ? 3 मंथ। 3 मंथ्स का प्री पेमेंट हो रही है, और वो जो 3 मंथ्स की प्री पेमेंट हो रही होगी ना, वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हमें एक मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं कि यार जिस साल में जो एक्सपेंसेस इनकर हो रहे होते हैं हम उसी साल के एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे, उसके बाद वाले जो साल है उसके एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होंगे। 3 मंथ के एक्सपेंसेस इंक्लूड करने चाहिए थे तो मैं 3 मंथ के ही इंक्लूड करूंगा, आगे जी। के जो 3 मंथ्स हैं उनके एक्सपेंसेस नहीं जाएंगे। बात समझ आई? जी। सही, ये कॉन्सेप्ट होता है प्रीपेड ऑफ एक्सपेंसेस, प्री पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जब आप एडवांस में एक्सपेंसेस को पे ऑफ कर देते हैं। आगे चलते हैं। अब बात यहाँ पे एक और आ गई, यहाँ पे एक और डिस्कशन ये हो रही है ओइंग की। भाई ओइंग क्या होता है? ओइंग का मतलब होता है ओइंग या फिर एक्रूड। कभी कभी ना आप एक्सपेंसेस को ओ करते हो, आपने पे करने होते हैं, आपने पे किए नहीं, तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं अपने एक्सपेंसेस में। जो भी मेरे एक्सपेंसेस ओड होते हैं, जो मैं वो करता हूँ, उनको मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरी एक्सपेंसेस की वैल्यू इंक्रीज करता है। एक्रूड एक्सपेंसेस, ओइंग वाले एक्सपेंसेस हमेशा ऐड होते हैं। ये क्लियर हो गई बात? जी। अच्छा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सही है जी, यानी कि आपको इनकम स्टेटमेंट समझ आ गया। एक सवाल अब अटेम्प्ट कर